रेडी फॉर द क्लास? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. हमने क्या देखा Yes, था क्लास में? एक्सचेंज और गैसेस। ठीक है, अब ये गैसेस तो एक्सचेंज हो रही थी, पर ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? मतलब हमारे पास जो दो गैसेस है, कौन कौन सी गैसेस है? ऑक्सीजन CO2 कहाँ ट्रेवल कर रही है? लंग्स से? लंग से कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स से टिश्यू, यस मैम, लंग से टिश्यू और टिश्यू से लंग्स ट्रेवल कर रही है। अगर ये ट्रेवल कर रही है तो इनके पास कुछ न कुछ मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो पाए। हवा में उड़ के तो जाएगी ना? क्या गैस हवा में उड़ के जाएगी? नो नहीं ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना है। जैसे सपोज आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, उसके लिए आप सपोज एक बाइसिकल लेते हो या एक कार लेते हो, तो वो आपका मीडियम हो जाएगा ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यस मैम। हमारे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किस मीडियम के थ्रू ट्रेवल करते हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। ओके यस मैम। ओके, चलो तो हमारे पास जो दो गैसेस है, ऑक्सीजन और CO2। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है। पहला होता है कि वो क्या हो जाती है, ब्लड में डिसॉल्व। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? मैम, RBC, WBC, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ डिसॉल्व हो जाएगी? प्लाज्मा के अंदर, और प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होके वो क्या हो जाएगी? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यस मैम। ये हुआ हमारा पहला तरीका। नेक्स्ट हमारे पास एक नाम आता है हीमोग्लोबिन। क्या आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना है? यस यस मैम। मैम। यस क्या होता है हीमोग्लोबिन? आरबीसी में ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ना ब्लड ट्रांसफर करता है। नहीं, वो तो बाइंड तो करता है, दैट इज ट्रू, बट आरबीसी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ होता है? आरबीसी। आरबीसी। ये एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। और ये होता क्या है? मेन एक प्रोटीन होता है। क्या होता है हीमोग्लोबिन? है प्रोटीन। प्रोटीन। तो कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। आरबीसी में, है ना? यस मैम। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन है कैसे एक्ट करता है? एक व्हीकल के जैसे। व्हीकल का मतलब समझते हो? यस मैम। क्या होता है व्हीकल का मतलब? कोई मैम गाड़ी। जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है? व्हीकल की तरह एक्ट करता है। जो ऑक्सीजन और CO2 है वो क्या हो गए? पैसेंजर होंगे। जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो दिल्ली से बॉम्बे, तो आप पैसेंजर हुए। और आप अगर सपोज ट्रेन ले रहे हो तो ट्रेन क्या होगा? आपका व्हीकल। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? पैसेंजर या व्हीकल? पैसेंजर। और हीमोग्लोबिन क्या है यहाँ पर? व्हीकल। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि गैस क्या है? हमारा पैसेंजर। और व्हीकल क्या है यहाँ पर? हमारा हीमोग्लोबिन। तो क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन क्या बोलेगा ऑक्सीजन को कि चलो आप मेरे पास आ जाओ, मेरी गाड़ी पे बैठ जाओ, मैं आपको कहाँ ड्रॉप कर देंगे? टिश्यू के पास ड्रॉप कर दूंगा। तो ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और एक कंपाउंड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये HbO2 क्या हुआ? आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से क्या होगी? आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या कौन कौन से तरीके हैं? प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की। अब भाई हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव कर रही हो रही? तो पहला तरीका जो हमने ऑक्सीजन में पढ़ा था वो यहाँ पर भी फिर से आएगा। कैसे? डिसॉल्व होके। कहाँ डिसॉल्व होगी है? प्लाज्मा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मतलब जोड़ के क्या बनाती है? कंपाउंड बनाती है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। और वो कार्बोनिक एसिड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हुआ पहला तरीका। नेक्स्ट हमारे पास आया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो अभी जो आपका हीमोग्लोबिन था वो तो व्हीकल है, वो किसी भी गैस को ले जा सकता है। तो वो O2 कहाँ से लाया? लंग से टिश्यूज के साथ। जब वो टिश्यू के पास आया तो वो खाली था, तो उसने बोला CO2 को कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको छोड़ा जाता हूँ। कहाँ पर? लंग्स के पास। तो उसने क्या बोला? हीमोग्लोबिन ने किसको बिठाया गाड़ी पे अपनी? CO2। और क्या है? कंपाउंड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है,
CO2. ठीक है, ये हुआ दूसरा तरीका। अब CO2 के पास एक तीसरा तरीका भी है, जैसे वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है। कैसे? बाय कार्बोनेट्स। ये जो CO2 है वाटर के साथ मिक्स करके कार्बोनिक एसिड बनाती है और कार्बोनिक एसिड को फिर ब्रेक डाउन करके HCO3 आयंस बनाती है और यही आयंस को हम क्या बोलते हैं? बाय कार्बोनेट आयंस। ठीक है, अभी हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आपको एक ओवरव्यू समझ में आया ना, ऑक्सीजन कैसे जाएगा और CO2 कैसे जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. सभी को क्लियर है? एनी डाउट्स? Ma'am. चलो डिस्कस करें वन बाय वन। Yes, ma'am. यस मैम। तो आपके पास इनिशियली क्या है? 100% ऑफ O2 है। ठीक है, अब ये क्या जाएगा? दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा। तो पहला तरीका कौन सा है हमारे पास यहाँ पर? प्लाज्मा। और दूसरा तरीका क्या है? मैम हीमोग्लोबिन। कैसे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो डिसॉल्व होके ये कितना ट्रांसपोर्ट होता है? 100 में से 3%। अगर 100 में से 3% माइनस किया तो कितना परसेंट बचेगा? 97%. तो 97% जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन है? हीमोग्लोबिन। इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। क्या है हमारे पास? ये हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन पे कौन आ गया? O2। और इन दोनों ने मिलके क्या बनाया? HbO2। अब ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ है? O2 यहाँ पे आ गई है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, Yes, ma'am. तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। कहाँ प्रेजेंट है ये? आरबीसी में। तो आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बोला कि अंदर आ जाओ। कहाँ पर होगा ये? लंग्स में होगा, है ना? लंग्स में होगा ना ये प्रोसेस। फिर ये क्या होगा? ये गाड़ी हमारी चलते जा रही है और फाइनली कहाँ पहुंच गई? टिश्यू के पास। तो टिश्यू को उसने क्या दे दी? ऑक्सीजन। और ये आपका Hb क्या हो गया? खाली। तो ये क्या हुआ हमारा? टिश्यू के पास। क्लियर है सभी को? Yes. सबको क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है? हमारा एक व्हीकल। और ये व्हीकल क्या है? एक साथ 4 पैसेंजर को बैठा सकता है। ठीक है, ये है हमारा क्या? हीमोग्लोबिन। ओके, और इसके पास कितनी सीट है? 4. 4 सीट है। ठीक है, तो ये एक सीट हुई, ये दूसरी हुई, ये तीसरी हुई और चौथी हुई। तो यहाँ पर एक सीट पे एक ऑक्सीजन आएगा, दूसरी सीट पे दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा और चौथा। तो एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? बताओ। मैम 4। 4. 4 O2 को। क्लियर है ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, Hb और O2 मिलके क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? Oxyhemoglobin. तो ये जो है हमारा क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है? कुछ सर्टेन फैक्टर्स से। इस पी से मैंने आपको क्या बताया था? पार्शियल पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इन चारों फैक्टर्स को अभी मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है क्या कि अगर 100 ml ब्लड के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो ऑक्सीजनेटेड है, तो वो टिश्यू को कितनी दे पाएगा? सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन। ठीक है, अरे बाबा ठीक है? यस मैम। सभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला पार्ट। यस। ठीक है, Yes, ma'am. अब हमारे पास दो कंडीशन है। कौन सी? एल्वियोलाई या बोल दूं मैं इसको लंग्स, और दूसरी आई हमारे पास टिश्यू। अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे? और फैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो एल्वियोलाई के पास HbO2 बन रहा था या ब्रेक डाउन हो रहा था? मैम बन रहा था। दैट मीन्स यहाँ सिंथेसिस होगा। और HbO2 टिश्यू के पास टूट रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था या सिंथेसिस हो रहा था? Breakdown. यहाँ पे ऑक्सीजन तो उसको डिलीवर कर दिया। अभी जो HbO2 का फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन कुछ फैक्टर से क्या होते हैं? यहाँ पर रेगुलेट होते हैं। तो पहला आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ज्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा तो क्या बोलेगा Hb को कि चलो मुझे ले चलो, चलो मुझे ले चलो, है ना? Yes, ma'am. तो पार्शियल प्रेशर Yes, किसका? ma'am. ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? फेवर करेगा किसको? HbO2 के फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? CO2 का पार्शियल प्रेशर।
अगर ये कम होगा तभी HbCO2 बनेगा ना, नहीं तो O2 और CO2 दोनों लड़ेंगे ना कि मुझे जगा दो या मुझे जगा दो, है ना। Yes, तो ma'am. लंग्स में जो CO2 का पार्शियल Yes, प्रेशर ma'am. होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से Hb किसको कैरी करेगा, O2 को। ठीक है। Yes. नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या कम होना चाहिए HbO2 को बनने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास आती है H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये भी होना चाहिए कम। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके फेवर करेंगे या फेवर नहीं करेंगे HbO2 बनाने के लिए, बताओ। फेवर करेंगे। ना, मैम फेवर होगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। Yes, नेक्स्ट ma'am. बात है हमारी टिश्यू की। तो टिश्यू के पास कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन होगा, तो जिसकी वजह से वहां पे O2 सारी यूज हो जाएगी। तो O2 वहां पर पार्शियल प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, मैम कम होगा। कम होगा। अब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, मैम ज्यादा। ज्यादा। अब सेल बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उसकी वजह से टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, होगा। है ना। Yes, और ma'am. H+ आयंस भी ज्यादा होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स HbO2 को फेवर करेंगे या नहीं करेंगे। मैम करेंगे। तो मैम नहीं अगर करेंगे। ऑक्सीजन बहुत कम है और CO2 बहुत ज्यादा है तो HbO2 किसको ले जाएगा, CO2 को या O2 को, मैम CO2 को। है ना। तो ये फेवर नहीं करेंगे ना HbO2 को बनाने का प्रोसेस को, है ना। क्लियर है ना आपको। तो ये फैक्टर्स कैसे रेगुलेट करते हैं। तो टिश्यू के पास क्या होती है, ऑक्सीजन डिलीवर हो जाती है। क्यों डिलीवर हो जाती है, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ सभी को। यस मैम। डाउट, यस मैम। डाउट है, नो मैम। ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ। अब ये जो ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन का हमने एक कर्व बनाया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, HbO2 है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, मैम टूटना। या ब्रेकडाउन होना। तो जो HbO2 के ब्रेकडाउन का हमने एक कर्व बनाया उसको हमने क्या नाम दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है। यस यस। ठीक है। तो ये क्या होता है, कर्व एक ग्राफ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास होती है एक्स एक्सिस और एक साइड होती है वाई एक्सिस। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे क्या प्रेजेंट होता है, PO2। PO2 क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे है हमारा परसेंट सैचुरेशन ऑफ Hb विथ O2। ठीक है। मतलब Hb पे कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बैठे हुए। अगर ये मेरे पास हीमोग्लोबिन है, इसके पास 4 साइड है, तो हम परसेंट सैचुरेशन का मतलब ये है कि इसकी एक साइड ऑक्यूपाइड है, 2 साइड ऑक्यूपाइड है, 3 है या 4 साइड ऑक्यूपाइड है। ठीक है। क्लियर है इतनी बात। यस मैम। ठीक है। तो देखो अगर मैं PO2 बढ़ाऊंगी तो ज्यादा हीमोग्लोबिन की साइड बढ़ने लग जाएगी, हाँ या ना। यस मैम। तो परसेंट सैचुरेशन भी इंक्रीज होगा या नहीं होगा, मैम। है ना। यस मैम। जब देखो PO2 मैंने बढ़ाया तो कुछ इस तरीके से क्या हुआ, ग्राफ फॉर्म हुआ। मतलब क्या हुआ, इसकी जो फॉर्मेशन थी HbO2 के साथ जो बाइंड करने की ऑक्सीजन की कैपेसिटी थी वो जल्दी जल्दी बढ़ती गई। तो जब हमारा इस शेप का ग्राफ होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड। सिग्मोइड, है ना, पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कई बार, है ना। यस मैम। ठीक है। तो अगर इस टाइप का शेप आता है, देखना यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ एक एस टाइप का शेप है जिसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। तो जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करते जाएगा, है ना, ऑक्सीजन से बाइंड होते जाएगा और क्या बनाएगा, HbO2। ठीक है। यस मैम। यस। ठीक है। अब इस ग्राफ में हमको करना क्या है यार, अभी हमारे पास कुछ फैक्टर्स पढ़े थे हमने जो HbO2 का ब्रेकडाउन करवा रहे थे और HbO2 का सिंथेसिस करवाते हैं, हाँ या ना। यस मैम। तो देखो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल ग्राफ चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा यहाँ पर ये ग्राफ या तो नीचे आ गया या हो गया ऊपर आ गया। ये नीचे और ऊपर क्यों आया मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी ये याद रखना, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, और ये कौन सा साइड है, राइट साइड। राइट साइड।
ठीक है, अब ये लेफ्ट शिफ्ट कब करेगा और राइट शिफ्ट कब करेगा, ठीक है। अब मुझे आप फैक्टर्स बताना, सॉरी एक सेकेंड लिख रही थी। अब मुझे बताओ लंग्स के पास कौन से फैक्टर्स थे और टिश्यू के पास कौन से फैक्टर्स थे। पहले ये बताओ टिश्यू के पास HbO2 का सिंथेसिस होता है या ब्रेक डाउन होता है। मैम ब्रेक सिंथेसिस होता है। टिश्यू के पास ब्रेक डाउन और ब्रेक डाउन सिंथेसिस क्या होता है लंग्स में। अब HbO2 के फॉर्मेशन को फेवर कौन करता है बताओ जल्दी। PO2 ज्यादा है प्रेशर और मैं यहाँ पर पहले यहाँ पे फैक्टर्स लिख देती हूँ, फिर आपको बताना कि कम है या ज्यादा होंगे दोनों केस में। जस्ट गिव मी ए सेकेंड ना। अब चलो लंग्स पे आ जाओ, PO2 ज्यादा या कम। ज्यादा है। PCO2 कम या ज्यादा। कम ऑक्सीजन कम या ज्यादा। कम H+ कम या ज्यादा। कम अब टिश्यू में बताओ PO2 ज्यादा या कम। PCO2 ज्यादा या कम। मैम ज्यादा 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 या कम। मैम ज्यादा H+। मैम ज्यादा यहाँ पर देखो HbO2 क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या हो रहा था हमारा ग्राफ, रेड वाली लाइन दिख रही है सभी को। यस मैम। नॉर्मल कंडीशन में कुछ ऐसे ग्राफ आ रहा था, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो रहा था। अब अगर हम आए किसके पास, टिश्यू के पास आए, तो टिश्यू के पास क्या हुआ कि ये HbO2 ब्रेक डाउन करने लग गया। तो क्या ये HbO2 का कम कॉन्सेंट्रेशन हुआ यहाँ पर। तो जब टिश्यू के पास जाएगा तो कर्व कहाँ शिफ्ट करेगी, लेफ्ट के साइड या राइट के साइड। क्यों के साइड शिफ्ट करेगी मैम राइट कंसंट्रेशन को, क्योंकि यहाँ पर HbO2 का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, वो टूट रहा है, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो गया, मतलब उसका अमाउंट भी कम हो गया। पर मैं अगर गई यहाँ पर लंग्स के पास, तो लंग्स के पास HbO2 क्या हो रहा था, सिंथेसिस या ब्रेक डाउन। मैम सिंथेसिस। तो क्या लंग्स के पास जाने पे ये इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए। यस मैम। तो कर्व कहाँ शिफ्ट होगी, लेफ्ट या राइट। मैम लेफ्ट। तो ये समझ में आई आपको कर्व। यस मैम। लेफ्ट और राइट जाएगी। लेफ्ट में है L, तो L से आपको याद रखना है लंग्स। तो लंग्स में क्या होता है, HbO2 का सिंथेसिस। तो सारे फैक्टर्स आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और टिश्यू के पास जाएंगे तो क्या होगा, HbO2 टूटेगा। तो टूटने के लिए जो जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड है वो आपको रखना है। तो क्या आपको ये कर्व बिल्कुल समझ में आ गया है। यस मैम। अरे यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन तो नहीं है। नो मैम। नो मैम। ठीक है, अभी हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर लिया है कंप्लीट। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है CO2। CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब CO2 का ट्रांसपोर्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कितने तरीके से होता है। 3 वे प्लाज्मा कौन कौन से तरीके थे, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट। प्लाज्मा। अब पहले तरीके में क्या हुआ था कि जो CO2 था टिश्यू के पास, उसने किससे बाइंड कर लिया, H2O के साथ। जब ये CO2 और H2O के साथ जुड़ जाता है तो एक कंपाउंड बनाता है H2CO3, और इसी का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। क्लियर है। यस। और ये क्या हो जाएगा आपका डिसॉल्व, ठीक है। यस मैम। अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए और जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इस एंजाइम का नाम आपको बिल्कुल याद करना ही है, भूलोगे तो नहीं। नो मैम। पक्का। यस मैम। अब नेक्स्ट आता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। मतलब इसका क्या होगा, CO2 कैसे जाएगा, जल्दी बताओ। हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन क्या बोलेगा, CO2 को आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुमको डिलीवर करके आता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। लास्ट हमारे पास आते हैं बाइकार्बोनेट्स आयन। तो ये जो H2CO3 था वो क्या होगा, यहाँ भी बनेगा, पर इस H2CO3 का क्या हो जाएगा, फर्दर ब्रेकडाउन किसमें, H+ आयंस और HCO3 आयंस के फॉर्म में।
जो आपके HCO3 आयंस है ये क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. पक्का? यस मैम। ओके, तो पहला आया हमारे पास कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड कैसे बना कि CO2 कहाँ था, ये टिश्यू के पास था, ये टिश्यू के पास Yes, ma'am. है ना। यस मैम। अब प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट था आपका, वाटर। ठीक है, ये प्लाज्मा के पास वाटर था, तो इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, कंपाउंड। इसका नाम क्या है H2CO3 का? मैम कार्बोनिक एसिड। Carbonic acid. जाएगा, डिसॉल्व हो गया है अब प्लाज्मा में। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला तरीका। ठीक है, फिर ये डिसॉल्व वाला जो है क्या हो गया, ये डिसॉल्व होके फिर फाइनली कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। तो लंग्स के पास ये रिएक्शन ऐसा उल्टा हो जाएगा, तो इसमें से जो CO2 बाहर आया है वो क्या हो जाएगा आपका, एक्सेन। और इसी तरह CO2 क्या हो गया हमारा, रिमूव हो गया फ्रॉम द बॉडी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। पहला तरीका क्लियर हो गया। यस मैम। अगर मेरे पास 100% CO2 है तो इस तरीके से सिर्फ कितनी ट्रांसपोर्ट होती है, सिर्फ 7%। क्लियर? क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन इस बार किससे बाइंड हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसने एक कंपाउंड बनाया है HbCO2 जिसका नाम क्या है, Carbamino hemoglobin. ठीक है। तो ये कहाँ हुआ हमारा, टिश्यू के पास ये रिएक्शन हुआ। अब गए हम लंग्स के पास, तो लंग्स के पास क्या आएगा, HbCO2 आ गया है, तो लंग्स के पास ये जाके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, Hb प्लस CO2। तो ये CO2 क्या कर दोगे आप, फाइनली एक्सेन। क्लियर? यस मैम। सभी को क्लियर? यस मैम। इस तरीके से कितनी CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, 20 to 25%। ये आपको तीनों याद रखना पड़ेगा, किस तरीके से कितनी जा रही है, 7% बाय डिसॉल्व, 20 to 25% बाय कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और बाकी का सारा बचा हुआ कैसे जाएगा, बाय द बाइकार्बोनेट्स। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। कार्बन डाइऑक्साइड बचा है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करा कि इस H2CO3 को तो बना दिया, जो पहले में रिएक्शंस पड़ी ना, H2CO3 कैसे बना, अरे नहीं, तो ये H2CO3 क्या होगा, फर्दर ब्रेकडाउन करके बनाएगा H प्लस और HCO3 आयंस। इस आयंस का नाम क्या है, Bicarbonate. कार्बोनेट आयंस। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयंस बन गई। अब ये ब्लड के थ्रू चलते गए चलते गए चलते गए, कहाँ गए, ये लंग्स के पास। तो लंग्स के पास इसने किससे बाइंड कर लिया, H प्लस से, और क्या बना दिया आपका H2CO3। ठीक है, फिर H2CO3 से क्या हो गया, CO2 अलग हो गया और H2O अलग हो गया। तो ये जो आपकी CO2 है वो क्या हो जाएगी, एक्सेन। क्लियर? Yes, ma'am. यस। ठीक है, तो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन का सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है, यहाँ पर बाय कार्बोनेट। मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, इन दी फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। तो 100 में से आप मुझे तीनों परसेंट बताओ, डिसॉल्व में कितना गया, 7%. और फिर नेक्स्ट आया था हमारे पास कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, उसमें कितना गया था, 20 to 25. और लास्ट बाइकार्बोनेट से कितना गया, 70%. ठीक है। तो 100 ml जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है वो कितनी CO2 को डिलीवर करेगा, 4 ml। ठीक है, Yes, ma'am. और ऑक्सीजन कितनी डिलीवर हो रही थी 100 ml ब्लड से, 5 ml. 5 ml। क्लियर है ना सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। किसी को कंफ्यूजन है इस वाले पार्ट में, ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट में? मैम पूछना है कुछ। हाँ पूछिए प्लीज। मैम ये 4 ml कैसे निकाला, मतलब 4 और 5 ml? 4 और 5 ml ना एक पूरा बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, उसमें ना आपको हीमोग्लोबिन का कंटेंट पता होना चाहिए। एक नॉर्मल इंडिविजुअल में 12 से 16 जो होता है, एक ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। 12 से 16 ग्राम में कितनी, 1.3 ग्राम ऑक्सीजन होती है। उस 1.3 ग्राम का फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्टीमेटली ये पूरा डेटा क्या हीमोग्लोबिन से कैलकुलेट करके आता है। ठीक है, तो आपको इतना कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, बस आपको 4 ml और 5 ml ये दोनों को याद रखना है। ओके ओके मैम।
ठीक है, जब आप एमबीबीएस करोगे ना तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अभी आपको फॉर 11th आपको बस इतना याद रखना है कि 4 ml CO2 डिलीवर होगा और 5 ml क्या होगा, ऑक्सीजन डिलीवर होगा। क्लियर? Yes. ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है दैट मीन्स क्या, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस हो रही है, तो कभी कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे या बहुत ज्यादा भागने लगते हो तो आपका जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होने लगता है, क्या ऐसा होता है? Yes, ma'am. रेस्ट की कंडीशन में बहुत नॉर्मली होता है ना? Yes, ma'am. तो ये सारा जब हो रहा है तो कोई ना कोई तो इसको रेगुलेट करने वाला होगा, कंट्रोल करने वाला होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है ना उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन होता है ब्रेन। ठीक है, क्लियर है? तो ब्रेन के पास क्या होते हैं, 3 सेंटर्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 सेंटर्स, जो क्या करते हैं, इस रेगुलेट करते हैं इस प्रोसेस की, रेस्पिरेशन को, कि आपको इनहेलेशन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, एक्सहेलेशन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो ये सब कौन बताएगा? ब्रेन बताएगा। ब्रेन क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा आपकी मसल्स को। कौन सी मसल्स बताओ, ब्रीदिंग में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है? Intercostal muscle. Intercostal. और डायफ्राम भी इन्वॉल्व होता है ना, इन्फ्लेट होता है और फिर उसका डोम शेप बन जाता है ना? Yes, ma'am. Yes, तो ये ma'am. ब्रेन क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा। किसको भेजेगा सिग्नल? इन मसल्स को, कि आपको जल्दी वर्क करना है या धीरे वर्क करना है। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटर्स आते हैं। पहला आता है रिदम सेंटर, सेकंड आता है न्यूमोटैक्सिक और थर्ड आता है कीमोसेंसिटिव एरिया। रिदम सेंटर हमारा लोकेटेड होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा का नाम कभी सुना है? Yes, ma'am. कहाँ होता है, क्या होता है ये? ब्रेन का मेन पार्ट है। हाँ, ब्रेन का मेन पार्ट तो नहीं, ब्रेन के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हर फंक्शन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन, जहां पर क्या रेगुलेट लोकेटेड है, रिदम सेंटर। रिदम सेंटर क्या करता है? कंट्रोल करता है प्रोसेस की, रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों होता है ना? Yes, ma'am. तो Yes. दोनों को रेगुलेट करने वाला सेंटर कौन सा है? हमारा रिदम सेंटर, जो कहाँ लोकेटेड है? मेडुला ऑब्लोंगाटा में। और ये जो सेंटर होता है, मेन सेंटर होता है रेगुलेशन का। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. है हमारे पास न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन्स पे। ये इस टर्म का नाम सुना है कभी? Yes, ma'am. ये भी क्या होता है? ब्रेन का एक पार्ट होता है। तो ब्रेन में जो हाइंड ब्रेन, ब्रेन के भी 3 डिवीजन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में एक रीजन होता है पोन्स, और पोन्स क्या करता है? रेगुलेट करता है इस प्रोसेस को। तो पोन्स क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा। किसको सिग्नल भेजेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी बॉडी में क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, तो वो क्या बोलेगा? सिग्नल भेजेगा। सिग्नल भेजेगा मेन सेंटर को, और मेन सेंटर क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। ये सिर्फ एक प्रोसेस को रेगुलेट कर पाता है। कौन सी प्रोसेस? दैट इज ओनली इंस्पिरेशन। ओके Okay, ma'am. ओके, ये कौन सी प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है? इंस्पिरेशन को सिर्फ। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारे पास आता है कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया क्या है? कि जो आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा है ना, उसके पास कुछ एक एरिया है जो क्या डिटेक्ट कर सकता है? केमिकल की प्रेजेंस को। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? कीमोसेंसिटिव एरिया। क्लियर है? Yes, ma'am. कीमोसेंसिटिव एरिया क्या है? Yes, ma'am. कीमोसेंसिटिव एरिया है क्या? क्या बताया मैंने अभी आपको? मैम वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के आसपास का एरिया है जो क्या करता है? केमिकल्स को डिटेक्ट करता है। कौन से केमिकल्स होते हैं यहाँ पर? CO2 और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये डिटेक्ट करेगा कि CO2 ज्यादा हो रहा है। जब CO2 और H+ ज्यादा हो जाते हैं तो इसको पता चल जाता है, और ये भी क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा। किसको सिग्नल भेजेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कि आप फटाफट ये जो इतनी सारी CO2 हो गई इसको बाहर निकालो, मतलब एक्सेलेशन फास्ट करो। क्लियर? यस मैम। तीनों सेंटर क्लियर हुए? यस। ठीक है, पहला Yes, सेंटर ma'am. कौन सा है हमारा? रिदम सेंटर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा में। और इसको हम क्या बोलते हैं?
मेन सेंटर मेन सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्या कंट्रोल करता है, बताओ कौन कौन सी प्रोसेस को? इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। Inspiration, expert. करेक्ट, Respiration, कंट्रोल्स breathing. इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, ठीक है। और नेक्स्ट आता है न्यूमैटिक सेंटर, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? In brain. मैम कौन सी? ये क्या सिर्फ कौन सी प्रोसेस को कंट्रोल करता है? इंस्पिरेशन। मैम इंस्पिरेशन। ठीक है, कैसे रेगुलेट करता है? देखो एक्सरसाइज के टाइम में आप फटाफट फटाफट करने लगते हो ना इनहेलेशन, Yes, मैम. ठीक है। तो जब बॉडी में yes. क्या हो, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जल्दी जल्दी यूटिलाइज होता है। अगर जल्दी जल्दी यूटिलाइज है तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन को इनहेल भी फटाफट करना पड़ेगा। तो इस सेंटर को क्या करता है कि ये जो आपका इंस्पिरेशन हो रहा है उसको क्या, उसका जो ड्यूरेशन है, मतलब अगर आप सांस बहुत आराम आराम से अभी रेस्ट की कंडीशन में ले रहे हो, ठीक है, बहुत आराम से ले रहे हो, 1 मिनट में आप 12 से 16 ब्रेथ्स ले रहे हो, ठीक है। पर जब आपका क्या होगा एक्सरसाइज वाली कंडीशन, तो आपको इंस्पिरेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, हाँ या ना? ये उसकी ड्यूरेशन को क्या कम Yes. कर देगा। जैसे अगर 12 से 16 हो रहे तो ये 20 कर देगा, ठीक है, कि जल्दी जल्दी बॉडी को ऑक्सीजन मिले, ठीक है। तो इसका काम क्या हुआ, इंस्पिरेशन को कंट्रोल करना। ये क्या करता है, आपके ड्यूरेशन रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन का क्या कर देगा, कम कर देगा, ताकि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिले, जल्दी जल्दी मिले, ठीक है। यस। तो ये क्या करेगा, अल्टर ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी रेट को। दोनों क्लियर हुए? यस। ठीक है। Yes. लास्ट आता है हमारे पास कीमो सेंसिटिव एरिया। ये क्या डिटेक्ट करता है? मैम केमिकल्स। कौन से केमिकल? CO2 और H H positive ion. concentration। ये एरिया कहाँ पर होता है? मैम मेड्यूला. मेन सेंटर के पास में, नियर बाय, ठीक है। यस मैम। ठीक है। तो क्या होता है, जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने लगता है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने लगता है, तो इसकी वजह से इसको क्या पता चलता है कि हमारी बॉडी में CO2 बहुत ज्यादा हो गया। तो ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। किसको सिग्नल भेजेगा? ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला। मेन सेंटर को सिग्नल भेजेगा कि ये जो आपकी CO2 इतनी बॉडी में ज्यादा हो गई, उसको फटाफट क्या करो, एक्सेल करो, ठीक है। यस। ठीक है। और हमारे यस। दो एरिया और है, एक तो ब्रेन में है और हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है। हार्ट में ब्लड वेसल्स होती है Yes, है ना, वेन्स और आर्टरीज। तो ये जो एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी क्या है, ब्लड वेसल्स है। इन ब्लड वेसल्स में भी क्या होता है कि अगर CO2 और H+ ज्यादा होगा तो ये भी क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, और ये भी सिग्नल किसको भेज देंगे, मेन सेंटर को, ठीक है। तो ये भी कीमो सेंसिटिव एरिया हुआ है। कीमो सेंसिटिव एरिया का मतलब क्या हो, बॉडी में ऐसा भी कोई भी एरिया जिसमें CO2 और H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, डिटेक्ट हो पाए। क्लियर? yes, तीनों क्लियर हुए? यस मैम। ठीक है। अब हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट आता है, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, बीमारियां। बीमारी या फिर फंक्शनिंग अगर किसी भी सिस्टम की हो रही है, उसमें दिक्कतें आ रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स क्या हो रही है, या बीमारी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, पर अगर इसके पार्ट, किसी भी पार्ट में कुछ डैमेज हो गया, अगर लंग्स में डैमेज हो गया, एल्वेओलाई डैमेज हो गए, ब्रोंकियोल्स डैमेज हो गए, तो इसकी वजह से क्या नॉर्मल फंक्शनिंग हो पाएगी? नो मैम। नो मैम। पाएगी ना। तो इसकी वजह से जो आएगा दैट इज डिसऑर्डर। तो हम यहाँ पर 3 मेन डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला अस्थमा, एम्फाइसीमा, फिर ऑक्यूपेशनल। अस्थमा में क्या हुआ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। आपने एलर्जी सुनी है? यस। यस मैम। मतलब अगर बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है ना, बहुत सारे अगर डस्ट या किसी इससे एलर्जी होती है, हाँ है ना। yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब ये एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तो वो क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि वो जो फॉरेन पार्टिकल है वो कहाँ चले गया, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। जैसे ही वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया तो क्या हुआ कि इम्यून सिस्टम क्या हो गया, एक्टिव हो गया, वो उसकी तरफ क्या करने लगेगा, एक्ट करने लगेगा। तो वो क्या करेगा कि जो फॉरेन पार्टिकल है उसके आसपास क्या डिपॉजिट करने लग देगा, म्यूकस, है ना, है ना। तो जब म्यूकस डिपॉजिट हो जाएगा तो पूरी जो हमारी ट्रैक्ट है, जहां से वो पार्टिकल होगा, वहां से पूरी ट्रैक्ट में अगर म्यूकस डिपॉजिट हो पाएगा तो क्या जो आपका ब्रीदिंग हो रहा है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो इजीली हो पाएगा? नो मैम।
पाएगा ना। इसी वजह से क्या होता है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब हमको सांस लेने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो अस्थमा में मेनली क्या अफेक्ट होता है, जो आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन, मतलब इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, या एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, और वो फॉरेन पार्टिकल को क्या करने की कोशिश करेगा, बाहर निकालने की। तो इसकी वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डैमेज हुआ, और इस कंडीशन को हमने क्या बोला, अस्थमा। क्लियर? Yes. यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्फाइसीमा। अब एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जब आप कोई भी ऐसा, अगर सपोज ये मेन होता है स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग तो सब जानते हैं ना, यस ठीक है। तो स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, जो टोबैको होता है वो हम क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। तो जो टोबैको होता है दैट इज वेरी हार्मफुल। तो वो क्या करता है, अंदर जाके जो हमारा प्राइमरी साइट होता है गैस एक्सचेंज का, कौन होता है प्राइमरी साइट गैस एक्सचेंज का, एल्वियोलाई। Alveoli. करेक्ट। एल्वियोलाई क्या है, हमारा प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो आप इनहेल कर रहे थे इतना हार्मफुल स्मोकिंग, वो क्या होगा, वो जो सब्सटेंस होगा एल्वियोलाई को क्या करने लगेगा, डैमेज करने लगेगा। अगर एल्वियोलाई डैमेज होंगे तो क्या सरफेस एरिया कम हो जाएगा, यस यस मैम। और अगर सरफेस एरिया कम हुआ तो एक्सचेंज कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो इस डिसऑर्डर में हुआ क्या कि एल्वियोलाई क्या हो गए, अफेक्ट हो गए, और एल्वियोलाई के अफेक्ट होने की वजह से क्या हो गया, वहां पर सरफेस एरिया कम हो गया, ठीक है। और सरफेस एरिया की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर एक्सचेंज रिड्यूस हो गया। तो इस टाइप के हमने क्या, जो डिसऑर्डर है उसको क्या बोला, एम्फाइसीमा। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब जिस किसी को काम करने की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो देखो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, है ना। यस मैम। तो फैक्ट्रीज में क्या होता है, बहुत डस्ट निकलता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स भी लिबरेट होते हैं, हाँ या ना। यस मैम। Yes. यस मैम। तो वो जो केमिकल्स और वो डस्ट निकल रहा था वो क्या है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो वो अगर हम इनहेल करेंगे तो फिर से क्या होने लगेगा, इम्यून सिस्टम एक्टिव होने लगेगा, और इम्यून सिस्टम की वजह से फिर कैसे क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, मतलब पार्ट हमारे खराब होने लग गए। अच्छा, फाइब्रोसिस आपको पता है कि मैं बताऊं? मैम बता दो। मैम बता दीजिए। अच्छा, अगर आपको कहीं चोट लगती है तो आपने किसी ब्लैक कलर का डिपोजिशन देखा है, मतलब एक लेयर बन जाती है यस जहां पे Yes. लगी होती है उसको हील करने के लिए। तो जो बॉडी के अंदर भी होता है ना, उसको, उस प्रोसेस को हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो अगर बॉडी का इंटरनली भी ऐसा कुछ होता है तो बॉडी क्या करती है, उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। तो वहां पर वो क्या करती है कि डिपोजिशन कर देगी कोलेजन का। कोलेजन एक फाइबर है जो क्या होता है, डिपॉजिट। तो जब ये बहुत ज्यादा डिपोजिशन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे लंग्स है वो भी क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। ओके। और अगर लंग्स ही डैमेज हो गए तो बताओ क्या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मल वर्क करेगा या नहीं? मैम नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेंगे ना, क्योंकि इस प्रोसेस में हुआ क्या कि जो हमने एयर को इनहेल करा वो कैसे थी, इम्प्योर थी, और उस इम्प्योरिटी की वजह से क्या हुआ, लंग्स में डैमेज होने लगा। तो इस टाइप का अगर डिसऑर्डर है तो वो क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्लियर? यस अब इसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको सही करने के लिए है कि अगर कोई वर्कर्स ऐसी जगह कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहनना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, जिसकी वजह से जो केमिकल्स है वो उनकी बॉडी को टच ना करे, ना ही उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो पाए। तो अगर वो मास्क पहन लेंगे और प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहनेंगे तो वो केमिकल्स क्या है, अंदर नहीं जाएंगे। दैट मीन्स जो एयर अंदर जा रही है उनकी बॉडी के, वो क्या है, प्योर है। तो प्योर एयर होगी तो सिस्टम को डैमेज ही नहीं होगा और वो क्या करेगा, नॉर्मल काम करेगा। क्लियर? Yes. सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। पक्का? Yes. मैम। यस मैम। ओके। तो यहाँ हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब मुझे ये बताओ कि हमने जो भी पढ़ा वहां आपको किसी भी पार्ट में कंफ्यूजन है क्या? जल्दी बताओ। रेगुलेशन में, ट्रांसपोर्ट में,
Guys, why you are not responding? अभिषेक आपका क्लास मिस हो गया था, श्रेषी को यहाँ पर कोई नहीं, एक टॉपिक पूछना है, कौन सी क्लास मिस हुई थी? आस्था को क्लियर है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फिर से पढ़ ले, सबको रेडी हो क्या? यस मैम। ठीक है, अभी एक बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी गैसेस एक्सचेंज हो रही थी? ऑक्सीजन और O2। कहाँ कहाँ एक्सचेंज हो रही? O2 आया, हमें इनहेल करा, कहाँ पर आया वो? लंग्स में आया। ठीक है, लंग्स में आया कहाँ पर? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से वो कहाँ जाएगा? ब्लड के पास, और ब्लड से जाएगा वो टिश्यू के पास। और CO2 टिश्यू के पास था, वो ब्लड के पास गया, और ब्लड से कहाँ गया? एल्वियोलाई के पास। ठीक है, तो मेन साइड यहाँ पर कौन है गैस एक्सचेंज करने के लिए? मैम एल्वियोलाई, है ना, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी साइड। ठीक है, अब हमेशा ये जो गैसेस का मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, यस। ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन से कहाँ होगा? लो कंसेंट्रेशन की तरफ। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 मेन फैक्टर्स है। कौन कौन से? प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, थिकनेस, और फिर लास्ट है सरफेस एरिया। तो देखो, अपना प्रेशर नहीं होगा क्या? हाई से लो की तरफ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन का प्रेशर आता है और CO2 का प्रेशर आता है। अगर एल्वियोलाई की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है ना। यहाँ पर क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की। यस। और टिश्यू क्या होता है? ऑक्सीजन को फटाफट यूटिलाइज कर लेता है, तो यहाँ पर लो कंसेंट्रेशन है। यस। तो गैस कहाँ से कहाँ मूव करेगी? एल्वियोलाई से टिश्यू या टिश्यू से एल्वियोलाई? मैम एल्वियोलाई से टिश्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आया CO2। तो CO2 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, कहाँ? टिश्यू के पास। ठीक है, और जो एल्वियोलाई है वहां पर तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, CO2 बहुत कम है, तो CO2 यहाँ पर कम है। तो अब गैस जो CO2 है वो कहाँ आएगा? टिश्यू से एल्वियोलाई या एल्वियोलाई से टिश्यू? मैम टिश्यू से एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट वाला फैक्टर। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी टू डिसॉल्व, है ना। तो जो हमारा CO2 और O2 है, इनमें जो CO2 होता है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है और ऑक्सीजन होता है लेस सॉल्युबल। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ट्रांसपोर्ट भी फटाफट होते जाएगा। यस मैम। यस मैम। तो CO2 फास्टर रेट पे एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, यस मैम। अब ये जो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है, किसकी मेम्ब्रेन है? एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन। ठीक है, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है 3 लेयर से बनी हुई। सबसे पहले आता है एपिथेलियम, फिर उनके बीच एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, और लास्ट क्या होता है आप मुझे बताओ? अभी मैंने बताया था ना, ठीक है, ये तीनों लेयर मिलके क्या बनाती है? एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन। अब ये जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन होती है बहुत ज्यादा क्या होती है? पतली होती है। तो अगर पतली लेयर है उसके थ्रू एक्सचेंज इजीली होगा या मोटी लेयर के थ्रू एक्सचेंज इजी होगा? मैम पतली लेयर एक्सचेंज होगा। ये जो हमारी जो टोटल लेयर है वो उसकी थिकनेस कितनी है? ओनली 0.5 माइक्रोमीटर, मतलब 5 × 10⁻⁻7 टाइम्स क्या है वो? इतनी छोटी है। तो इतनी पतली लेयर क्या फैसिलिटेट करती है? इजी एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, यस मैम। अब हमारे पास लास्ट फैक्टर यहाँ पर आता है, कौन सा? सरफेस एरिया वाला। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है? जब हम 3D ऑब्जेक्ट का जब एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया। ठीक है, अब लंग्स में क्या होते हैं? बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो ये सारे एल्वियोलाई मिलके क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो अगर सरफेस एरिया मतलब टोटल एरिया मेरे पास बहुत ज्यादा है तो एक्सचेंज ज्यादा होगा या कम होगा? मैम ज्यादा ज्यादा होगा ना। तो ज्यादा सरफेस एरिया क्या प्रमोट करता है? ज्यादा एक्सचेंज। ठीक है, तो लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। और अगर लंग्स के टोटल एरिया की मैं बात करूं तो वो होता है अराउंड 100 मीटर स्क्वायर।
जो किसके बराबर होता है, टेनिस कोर्ट के बराबर। सोच भी नहीं सकते हो आप कि हमारा जो लंग्स हमारी बॉडी के अंदर है वो किसके बराबर एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एक टेनिस कोर्ट की तरह। ठीक है, यस क्लियर है? अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ में आ गया? यस अच्छा, ये वाला डायग्राम समझ लें हम, अगर हमारे पास अभी टाइम है तो हम लोग ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं अच्छे से। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो एयर थी उसमें पार्शियल प्रेशर था किसका किसका, ऑक्सीजन का और CO2 का। CO2 ठीक है, हमने अंदर ली क्या, ऑक्सीजन। तो एल्वियोलाई के जो इसका पास प्रेशर होता है वो कितना होता है, 104 mm ऑफ Hg। ये यूनिट है हमारे किसकी, प्रेशर की। कहाँ है ये, एल्वियोलाई के पास। ठीक है, ठीक है। यस अब एल्वियोलाई से फाइनली ये कहा जाती है टिश्यू के पास। अब ये जो टिश्यू होता है उसके पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वो कितना होता है, 95 mm। तो बताओ एल्वियोलाई से टिश्यू आएगी गैस या टिश्यू से एल्वियोलाई जाएगी? मैम एल्वियोलाई से टिश्यू, क्योंकि ये कैसे मूव कर रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जब मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करती हूँ, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो यहाँ पर जो PCO2 होता है वो 45 होता है, कहाँ, टिश्यू में। और जो एल्वियोलाई या हमारा लंग है उसमें जो इसका प्रेशर होता है दैट इज 40। तो बताओ टिश्यू से एल्वियोलाई जाना चाहिए गैस को या एल्वियोलाई से टिश्यू? मैम टिश्यू टू एल्वियोलाई। ठीक है, तो गैस कहाँ मूव करी, यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन। अब आपको ये सारी वैल्यूज याद रखना पड़ेगी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है वैल्यू प्रेशर्स का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या प्रेशर होता है, और गैस का मूवमेंट कैसा होगा, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्लियर? यस मैम। क्लियर है फिर सारा पार्ट, गैस एक्सचेंज, गैस ट्रांसपोर्ट, Yes, उसके बाद ma'am. सर्कुलेशन और डिसऑर्डर। किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? नो ओके ओके अभिषेक, अब समझ आ गया ना पूरा? अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये सारा रिवाइज करके आओगे? यस यस मैम। आज की क्लास में मजा आया ना सभी को? यस Yes. मैम। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेक्टिंग, यस मैम कुछ पूछना है। हाँ बोलो। ओके जो मैम। आपने फैक्टर्स बताए थे HBO के सिंथेसिस वाले में, इसमें जो आपने H+ वाला बताया था, एक बार वो बता दीजिए दोबारा। अच्छा, ये H+ वाला हाँ यस मैम। HbO2 के सिंथेसिस में यहाँ पर ना, फिर से देखें, HbO2 का सिंथेसिस मतलब हीमोग्लोबिन का किसके बाइंड होना, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी तभी तो वो बाइंड करेगी ना हीमोग्लोबिन से, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लंग्स के पास क्या होता है, ये लंग्स आई या एल्वियोलाई है, दोनों वर्ड्स क्या होंगे हमारे सेम होंगे। तो लंग्स क्या के पास क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या करेगा, फेवर करेगा। अब जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो लंग्स के पास कम होता है, क्योंकि लंग्स तो फटाफट इसको क्या कर देगा, एक्सेल कर देगा। यस मैम। तो CO2 अगर कम है तो वो क्या करेगा, इसको फेवर करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है लंग्स में वो भी कम होता है, जो फेवर क्या करेगा, हमारा HbO2 के फॉर्मेशन के पास। ठीक है, ये अभिषेक यू में लीव द क्लास। ओके, लास्ट हमारे पास आता है H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। देखो जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है अल्टीमेटली वो क्या करता है, pH डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? H+ से हम pH डिटरमाइन करते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। यस तो अगर बहुत ज्यादा H+ आयंस है मेरे पास तो pH कम होगा या ज्यादा होगा? मैम कम। कम होगा, मतलब ये कहा जाएगा एसिडिक वाली कंडीशन में, है ना? यस तो अगर एसिडिक वाली कंडीशन से तो वो क्या करेगी, HbO2 को नहीं बनने देगी। दैट मीन्स अगर pH लो है तो वो क्या करेगा, HbO2 नहीं बनने देगा। और जो लंग्स का pH होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। किसकी वजह से, क्योंकि वहां पर H+ आयंस कम है, तो वो क्या करेगा, फेवर करेगा आपके HbO2 को बनने के लिए। क्लियर? यस अभी किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, देन वी आर डन फॉर द डे टुडे। अब हमको आज नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, ये सारा कुछ रिवाइज करके आना है, पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, क्योंकि इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस डील करेंगे। देन विल बी स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्लियर?
Yes. Okay, thank you everyone. Bye bye. बाय मैम Yes. आपसे क्लासेस आप ही लोगे? आशी मैम दे रहे थे ना आपके क्लास? मैम आप म्यूट तो नहीं Yes, कर ma'am. पाओगे थे। आई थिंक आशी मैम ही कंटिन्यू करेंगे. शी इज ऑन लीव, तो अगर हुआ तो मैं ही आपकी क्लासेस कंटिन्यू करूँ जब तक वो नहीं आए. ओके. ओके मैम। ओके मैम. Thank you everyone. Bye bye. Have a good day. Sorry, good night. ओके मैम।